नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में अब रियायत का तीसरा चरण शुरू हो गया है। दिल्ली के आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज यानी कि सोमवार से बाजारों को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हम बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे। अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं तो ये छूट जारी रहेगी, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। तो वही आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों एवं सामान के राज्यों के भीतर और अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई पास की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि सोमवार से यानी कि आज से बाजारों को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। हालांकि एक सप्ताह के भीतर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कितनी हो रही है उसे भी देखा जाएगा, और साथ ही साथ क्या कोरोना के केसेस में कोई बढ़ोतरी तो नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ोतरी हुई और कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना में कहीं पर भी लापरवाही देखी गई तो इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रशांत, लंबे इंतजार के बाद में और कोरोना के लॉकडाउन के बाद में फिर से दिल्ली खुलने जा रही है। किस प्रकार से दिल्ली खुलेगी, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हमने हमारे दर्शकों को भी बताया कि एक हफ्ते तक इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। और प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनिटरिंग सिर्फ इस बात की होगी कि कोविड के केसेस बढ़ते हैं या नहीं, या फिर कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना को लेकर भी मॉनिटरिंग की जाएगी? प्रशांत, जो आपने पूछा कि मॉनिटरिंग होगी सिर्फ कोविड के संक्रमण दर कितनी बढ़ती है, क्योंकि अभी की संक्रमण दर की बात करें तो 0.30% दिल्ली में चल रहा है, और केसेस की बात करें तो 200 के लगभग केस पर डे आ रहे हैं, और एक्टिव केस जो दिल्ली में है वो लगभग 4000 हैं। तो इसमें अगर कोई बेतहाशा वृद्धि होती है, यानी कि 7 दिन बाद संक्रमण दर में दुगनी से ज्यादा वृद्धि हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो निश्चित रूप से वापस से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और कड़े लागू किए जाएंगे। लेकिन अगर संक्रमण दर यथावत रहती है या उसमें कमी देखने को मिलती है तो और छूट भी मिल सकती है। इसलिए लोगों को भी ये समझना होगा कि सरकार आप पे पाबंदियां नहीं लगाना चाहती है, लेकिन संक्रमण रोकना चाहती है, तो उसमें जनता का सहयोग चाहिए। क्योंकि देखिए, कोविड बिहेवियर जो है लगभग 2 साल होने को है, तो लोग लगभग सीख गए हैं। तो अब मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना या दूरी का ध्यान रखना ये खुद का भी जरूरी है। हालांकि इस दौरान विजिलेंस की टीम जरूर रहेंगी, चाहे वो नगर निगम की टीम हो या राज्य सरकार की टीम हो, वो बाजारों में जरूर घूमेंगी। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नहीं मिलेगी या बिना मास्क के कोई मिलेगा, उसका चालान जरूर बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जो छूट मिली है बहुत अच्छी है, सुबह 10 से रात 8 बजे तक की मिल गई है। तो दुकानें जब इस समय खुलेंगी तो आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं रह गई है। और आज से रेस्टोरेंट, यानी कि जो व्यवसाय कहा जा रहा था कि रेस्टोरेंट व्यवसाय एकदम से बंद होने की कगार पे आ चुका है, उसे भी आज 50% की अनुमति के साथ खोल दिया गया है। तो अगर 7 दिन में इसमें अच्छा व्यवहार देखा जाता है लोगों का, और देखा जाता है कि संक्रमण दर नहीं बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो और चीजें रह गई हैं, चाहे वो मनोरंजन के स्थान हो या धार्मिक स्थलों पर अभी स्थल खोले गए, श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई है, तो ऐसी कई अन्य अनुमतियां मिल सकती हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि विजिलेंस की टीम भी रहेगी जो कि प्रॉपर विजिलेंस करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात प्रशांत यह है कि ठीक है, अभी कोविड संक्रमण की दर अभी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस समय कम हुई है, मौतों के आंकड़े भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले कहीं ना कहीं लगभग हर राज्य में और राजधानी दिल्ली में भी देखे जा रहे हैं। खैर, लेकिन अगर बात करें तो पूरे देश में महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के अंदर, और अगर पर्टिकुलर बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी, इन दोनों में ही यानी कि मुंबई में और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए थे, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज देखी गई थी, और सबसे ज्यादा लापरवाही और कमियां, भले ही वो ऑक्सीजन को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो, रेमडेसिविर को लेकर या तमाम अन्य चीजों को लेकर हो। तो इतने बड़े पैमाने पर जब इन्हें दोनों शहरों में ये सारी चीजें देखी गई, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली सरकार अब एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही है? जी बिल्कुल, देखिए, पुरानी गलतियों से हर आदमी सीखता है। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें चाहेंगी कोई समस्याएं आगे चल के नहीं आए कोरोना की नई लहर में, जिसके कारण लोग परेशान हो। तो इसलिए आप देखिए, लॉकडाउन भी धीरे धीरे खोला जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए, ऑक्सीजन की जो कमी की बात चल रही थी, तो 27 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लग चुके हैं। उसके अलावा
ऑक्सीजन स्टोरेज सेंटर, क्योंकि पिछली बार ये हो रहा था कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन अलॉट तो कर रही थी, लेकिन उनको लाने के लिए ना तो हमारे पास टैंकर थे, ना उनको स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था थी। तो लगातार टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज सेंटर खोले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल सुविधाओं में वृद्धि हर सरकार करती नजर आ रही है, और चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट सुविधाएं हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगली लहर में हो सकता है कि बच्चों पर ज्यादा असर पड़े। तो निश्चित रूप से उन सुविधाओं को बढ़ाने में सरकार लगी हुई है। एक तरफ तो अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है, उसी के साथ मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी भी की जा रही है। आप देखिए, रोज अभी पिछले ही दिनों 23 ऑक्सीजन प्लांट एक साथ शुरू किए गए। तो निश्चित रूप से जब ऐसी सुविधाएं की जाएंगी और लोगों का साथ मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो देखा जा रहा था उमंग जी, कि दिल्ली में लोग मास्क लगाते थे चालान के डर से, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना आई है, क्योंकि इस लहर में इतनी ज्यादा ट्रेजेडी लोगों ने देख ली है कि अब वो एक अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो अगली लहर पर काबू पाया जा सकेगा। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर भी काफ़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे कि अभी आपने भी बताया कि 2 लॉकडाउन हम देख चुके हैं, 2 कोरोना की लहरों को हम कह सकते हैं उनका हम मुकाबला कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी आई है कोविड की गाइडलाइन के प्रति, और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र हो या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जो कोविड की गाइडलाइंस के लिए मायने रखती हैं, अवेयरनेस ज़रूर आई है। लेकिन अभी भी फिर भी एक तबका अभी भी ऐसा है जो इन चीज़ों को या तो मानने को तैयार नहीं है या छूट मिलते ही बेपरवाह हो जाता है। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम घटित हुआ है। रामविलास पासवान की एलजेपी में फूट पड़ गई है। 5 सांसद चिराग पासवान से नाराज हैं और उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। मांग की गई है कि अब उन्हें अलग मान्यता दी जाए। खबर है कि वे 5 सांसद जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। बताया गया है कि ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे। ऐसे में एलजेपी में जब फूट की अटकलें तो बहुत पहले से लगाई जा रही थी। इंतजार तो बस उस वक्त का था जब ये सांसद बड़ा कदम उठाएं और चिराग पासवान को एक बार फिर राजनीतिक मझधार में छोड़ दें। और अब वो कदम उठा लिया गया है और एलजेपी के सामने एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। तो मैं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की बातें यहां पर देखी जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान या फिर उनसे नाराज चल रहे जो 5 सांसद हैं वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते, लेकिन चुनाव उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और उस समय एलजेपी की एकता दिखानी ज़रूरी थी, इसलिए उस समय कुछ नहीं किया गया। एक सही मौके का इंतजार किया गया और वो मौका अब आ ही गया है जब 5 सांसदों ने एलजेपी में चिराग पासवान से अपनी नाराजगी जाहिर की और इस बाबत उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखकर बताया है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी अरविंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज मिल रही है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की जो मुश्किलें थी जो बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुई थी, जब उन्होंने एक हठ धर्मिता वाला रवैया अपनाया था, वो ऐसा लगता है कि उसी समय उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी थी और आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं बिहार के राजनीतिक सियासी घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है जब एलजेपी के 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो चिराग पासवान से नाराज हैं और अब ऐसा लग रहा है कि एलजेपी टूट के कागार पर है। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? बिल्कुल उमंग जी, आपने सही कहा। राजनीति में कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे राजनीतिकों द्वारा जो है भविष्य में बहुत भारी पड़ता है। और आपने देखा भी कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय चिराग पासवान किस तरह हठ धर्मिता पर अड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी समझाने की कोशिश की काफी हद तक, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अपनी जिद पर अड़े रहे। देखा गया कि 143 विधानसभा चुनाव पर वो लड़े, सीट पर लड़े और नतीजा क्या निकला कि केवल 1 सीट उनके हाथ में आई और वह भी जो राजकुमार मटिहानी से चुनाव जीते वो भी बाद में जेडीयू में चले गए। यानी चुनाव जब परिणाम आया उसके बाद से ही चिराग पासवान को लेकर के पार्टी के अंदर कई तरह के विचार उभरने लगे और ये माना जाने लगा कि इनकी हठधर्मिता की वजह से जो है पार्टी का जो है नुकसान हुआ है।
क्योंकि उसके पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हो चुका था और पार्टी के 6 सदस्य जो है लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। लेकिन जो बाकी जो 6 सदस्य में 5 जो सदस्य हैं, जिसमें उनके घर के ही उनके चाचा पशुपति जी हैं और भाई चचेरे भाई जो प्रिंस हैं, वो जो है अच्छा नहीं लगा चिराग पासवान का निर्णय। तो हमें लगता है कि काफी कुछ जो है पानी जो है सिर से ऊपर जब गुजर जाता है तो कुछ न कुछ जो है उसको निर्णय लेना ही होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो चूंकि उनके चाचा हैं और चूंकि कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है केंद्र में, ऐसा माना जा रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि चूंकि 5 जो सांसद हैं उनको अपने साथ समेट करके केंद्र में भागीदारी हिस्सेदारी की जा सकती है और इसमें जेडीयू भी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि कहा जाता है कि जो दूध का जला है छाछ में फूंक कर पीता है। और जेडीयू चूंकि विधानसभा में आपने देखा चुनाव में किस तरह उसको नुकसान करने में चिराग पासवान कामयाब रहे, उस स्थिति में अब जेडीयू ये चाहती है कि जो एलजेपी है, जो उसका जो है कुछ जातियों के बीच जो जनाधार वो पूरी तरह से विध्वंस हो जाए और भविष्य में जो है फिर जेडीयू को एलजेपी की तरफ से चुनौती न मिले। यानी जो एलजेपी के जो लोग हैं वो भी जेडीयू के जो है सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हो। तो कहीं ना कहीं जो है जेडीयू और जो पशुपति जो है इनके बीच जो है कुछ ऐसा खिचड़ी पक रही है और हो संभव है कि केंद्र सरकार जो है इसमें जो है खाद पानी तो यह उसी का नतीजा है कि ओम बिरला को जो है पत्र लिखे जाने की बात चल रही है। उमंग जी बिल्कुल। तो फिर अरविंद जी जानना चाहेंगे अब ऐसे में चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या रह जाएगा? देखिए भविष्य क्या होगा यह कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान जी के लड़के हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच जो है अपनी स्वीकार्यता ग्रहण कराने में कामयाब तो बहुत नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसकी उनकी लोकप्रियता को लेकर के अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो एक कह सकते हैं वंशवाद जो होता है उसके उस तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी इनकी राजनीति को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। और आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि किस तरह जो है परिवार के लोग अगर टूट करके अलग हुए तो भारत की जो जनता है ऐसे लोगों को भी कभी कभी खारिज कर देती है। तो मान लिया जाए कि आज की तारीख में अगर चिराग पासवान अलग थलग जरूर पड़ गए, लेकिन यह कह देना कि पूरी तरह से जो है यह गेंद जो है पशुपति पारस के हाथ में चली गई है, भविष्य में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें चिराग पासवान की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। उमंग बिल्कुल। अरविंद जी एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि लोजपा के सूत्रों के हवाले से पता पड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष बदला गया है, पार्टी में से किसी को निकाले जाने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ रखा है एलजेपी में। देखिए उमंग जी, थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो जब चुनाव परिणाम आ गया तो उसमें कम से कम 100 जिलाध्यक्ष ऐसे थे जो कि पार्टी से त्याग पत्र दे करके जेडीयू में शामिल हो गए। तमाम जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे इनकी पार्टी से वे भी अलग हो गए। यानी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वह चिराग पासवान को लेकर के रही है, क्योंकि वो जो है समझौता करने में जो है चुनावी समझौता होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन इसका तात्पर्य अब यह भी निकाला जा सकता है कि चिराग पासवान को जो है नेतृत्व उनके हाथ से लेकर के पशुपति के हाथ में दिया जाए, ताकि जो है सत्ता जो चाहे वो बिहार की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो उससे कुछ बार्गेनिंग करके जो है लोजपा को जो है मजबूती दे सके। देखिए बिना सत्ता के चाहे कोई भी पार्टी हो जो बहुत दिनों तक जो है वो मैदान में टिकी नहीं रह सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है लोजपा के अंदर जो एक सुगबुगाहट है या बहुत लोगों की जो उसमें जो बड़े नेता हैं उनकी एक धारणा इसी तरह की कुछ बनी है कि केंद्र के साथ और जो है राज्य के साथ जो है कुछ इस ढंग का जो है समीकरण स्थापित किया जाए, ताकि जो है जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ऊंचा उठे। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा है कि जो चिराग पासवान के लिए अगर अध्यक्ष पद ले लिया जाता है तो सवाल उठता है कि जब अध्यक्ष पद ले लिया जाएगा, संसदीय दल का नेता बदल दिया जाएगा, तो चिराग पासवान के हाथ में फिलहाल कुछ रह नहीं जाएगा। उन्हें लगता है कि पशुपति पारस ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि इस बगावत का जो है जनता के बीच जो लोजपा को मानती है वहां की जनता जो उसका समर्थन करती है उसके बीच कुछ इस ढंग का नकारात्मक धारणा न फैले कि पार्टी के अंदर जो है विभीषण पैदा हुए और जो है चिराग पासवान को उसकी सहानुभूति का लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं इसको बचा करके पशुपतिनाथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि चिराग पासवान का क्या कुछ यहाँ पर राजनीतिक भविष्य अब इन 5 सांसदों की शिकायत के बाद में तय होता है। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से जैसा भी आपने भी बताया कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक तरफा फैसला लेने की वजह से कई लोग पहले भी चिराग पासवान से नाराज हुए थे और अभी भी वही नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई और अब इन 5 सांसदों ने भी ऐसा फैसला ले लिया। तो खैर बिहार का यह सियासी घटनाक्रम या फिर बिहार के सियासी घटनाक्रम का ये ऊंट अब किस करवट बैठता है वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये आपको बता दें कि दिल्ली में द्वारका मोड़ इलाके में कुछ दिन पहले हुई पिज्जा हट पर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 5 में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद इनके पास से आपको बता दें कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, 2 सोफेस्टिकेटेड पिस्टल, एक कंट्री मेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार 2 जून की रात को लूट की वारदात को पिज्जा हट में अंजाम दिया गया था, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने कैश, बैग आदि वहां से लूट लिए थे। फिलहाल पुलिस की टीम गिरफ्तार किए गए बदमाशों से आगे की पूछताछ कर रही है। जिले की एएटीएस की टीम ने एक ब्लाइंड रॉबरी केस को वर्कआउट कर लिया है। 2 तारीख की शाम को तकरीबन 9 बजे के बाद ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 28,000 रुपये, पर्स, बैग, एक पिज़्ज़ा हट का जो कैश काउंटर है वहाँ से रॉब कर लिए गए थे। 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और एक जुवेनाइल है उसको इसमें अप्रहेंड किया गया है। टोटल 3 केसेज इसमें सॉल्व हो रहे हैं। इनसे टोटल हमें 3 आर्म्स मिले हैं, 2 कंट्री मेड पिस्टल है, एक देसी कट्टा और 6 लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं। एक रॉबरी का केस वर्कआउट हो रहा है, एक वसंत कुंज का भी रॉबरी का केस, मोटरसाइकिल छीनने का केस है, वो इनसे वर्कआउट हुआ है। तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की जा रही है। हथियारों की एक तस्करी की बड़ी सूचना पर राजस्थान एसओजी की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित गौतम नगर में छापा मारा। छापे के दौरान एसओजी की टीम ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और गौतमपुरा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एसओजी ने दोनों आरोपियों से रिवॉल्वर और 2 पिस्टल समेत 3 अवैध हथियार बरामद किए। तो वहीं आरोपियों से करीब 308 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए कारतूस में से 9 mm के 199 कारतूस हैं। एसओजी की ओर से विजय कुमार राय के नेतृत्व में 5 पुलिस अधिकारियों की टीम इंदौर पहुंची थी और इस दौरान एसओजी की टीम ने संदिग्ध बदमाशों का भी पता लगाया और उनके ठिकाने को चिन्हित कर इंदौर पुलिस की मदद से यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसओजी के अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपी राजस्थान के अलग अलग शहरों में हथियारों की तस्करी करते हैं। फिलहाल एसओजी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। तो धौलपुर जिले की सदर थाना इलाके में मानवता को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया। एक कलयुगी भाई ने अपनी बहन का यौन शोषण किया। भाई की हरकतों से परेशान नाबालिग और उसकी मां चाइल्ड लाइन पहुंचे। बाल कल्याण समिति कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। बालिका के सर्वोत्तम हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शिकायत में बताया गया कि नाबालिग के पिता की कुछ दिन पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है और उसका भाई उस नाबालिग किशोरी का यौन शोषण और उससे मारपीट करता था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सदर थाना क्षेत्र के गांव से एक बालिका चाइल्ड लाइन धौलपुर में मेरी समझ पेश की है। इस बालिका ने आरोप लगाया है कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ मारता पीटता है और रात में शराब पी के आता है, वह उल्टी सीधी हरकत करता है, मेरी माँ को मारता पीटता है और मुझे भी मारता पीटता है, कई बार घर से बाहर निकाल देता है। मेरे आज काफ़ी मारपीट की है, इस वजह से मैं घर से बाहर निकल आई अपनी माँ के साथ और चाइल्ड लाइन धौलपुर में शिकायत दर्ज कराने आई थी। चाइल्ड लाइन धौलपुर ने मेरी समझ पेश किया है। मैं सदर थाने को निर्देशित करता हूं कि इस बालिका के संबंध में उचित कार्रवाई करे। तो मैं आपको बता दें, जयपुर जिले की कालाडेरा पुलिस थाना इलाके के बेरावाली धाणी में एक 10 वर्षीय नाबालिग बालक के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है। नाबालिग बालक को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रभाव से कालाडेरा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कालाडेरा थाना प्रभारी हरबेंद्र सिंह मयजाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से नाबालिग बालक को मोबाइल टावर से सकुशल नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि पाली के रोहट क्षेत्र के भाकरीवाला, सांवलता कला, कलाली, विश्नोई की धाड़ी सहित में राष्ट्रीय पक्षी मोर की बीमारी का पता चलने पर अब वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। रानीखेत नामक बीमारी की पुष्टि होने के बाद करीब 5000 डोज विभिन्न स्थानों पर पानी के माध्यम से दी जा रही है। इस दौरान वन विभाग के साथ पशुपालन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
तो वहीं राजस्थान सरकार ने युवाओं के सुझावों पर कई फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और प्रोफेशनल्स को काफी फायदा होगा। सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 साल पहले एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, जिसमें प्रदेश के 23 युवाओं को शामिल किया गया था। इन युवाओं में 3 छात्र प्रतिनिधि भी थे। जोधपुर से तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कमेटी में प्रतिनिधित्व किया था। जोधपुर से सदस्य चौधरी के सुझावों के आधार पर भी घोषणाएं की गई हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि उनकी ओर से पिछले 3 वर्षों में कई सुझाव दिए गए और काफी सुझावों पर राज्य सरकार ने मोहर भी लगाई। प्रस्ताव रखने के लिए कमेटी में संबंधित प्रोफेशनल्स, युवाओं और महिलाओं सहित विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया। कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। हिंदुस्तान में सरकार गहलोत साहब की सरकार बनी थी, उसके बाद में जो हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे बजट को पारित करने से पहले सबके सुझाव लेते हैं। हर टाइप के बजट, चाहे युवाओं को लेके हो, महिलाओं के लेके हो, कृषि को लेके हो, उस हर प्रकार के सुझाव में राजस्थान के उनमें से लोगों को सेलेक्ट करके उनसे सुझाव लेके बजट को अलग पेश करते हैं। तो युवाओं और प्रोफेशनल के अंदर में लगभग 23 जनों को हमारे को लिया था मुख्यमंत्री महोदय जी ने सुझाव के लिए। तो उसमें से जोधपुर से मैं था। तो मैं लगातार 3 साल से युवाओं के लिए अलग अलग प्रकार से सुझाव दे रहा हूँ। तो वह जोधपुर की कमिश्नरेट पुलिस और लोहावट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश सुनील भादु को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के खिलाफ जानलेवा हमले, मारपीट समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं और ये कई दिनों से फरार भी चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सिंह नादिया के ऊपर दिनांक 11/3/2021 को डालीबाई मंदिर के पास सूर्या स्ट्रीट के सामने फायरिंग की घटना को लेकर फरार मुलजिम सुनील भादु को कल स्पेशल टीम के द्वारा दस्तयाब कर लाया गया, जिससे अनुसंधान किया गया और प्रकरण के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। विक्रम सिंह नादिया के ऊपर दिनांक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।